मैं एमपी सिंह इंचार्ज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हेवेट पॉलिटेक्निक से, और इस टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग, ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग के बारे सबसे पहले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हम डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दें कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिंगल पॉइंट टूल या मल्टीपल पॉइंट टूल्स हों उनको वर्क मटेरियल पे मूव कराते हैं और इनके कटिंग एजेस वर्क मटेरियल पर से जो एक्सेस मटेरियल होता है उनको चिप के फॉर्म में, बर के फॉर्म में या स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में उसको रिमूव कराते हैं ताकि जो वर्क पीस है वो हमारा डिजायरेबल शेप, साइज, स्ट्रक्चर विथ एक्यूरेसी के साथ बन जाए। जनरल जो हम समझते हैं कि अगर कटिंग है तो एक हार्ड टूल होगा, उस पे शार्प एजेस होंगे और एक मटेरियल होगा जिसपे हमें जो शेप बनाना है उसके लिए वो सॉफ्ट मटेरियल होगा। जो टूल होगा उसके ऊपर शार्प एजेस को हम सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर मूव कराएंगे और स्मॉल बर या पार्टिकल्स के फॉर्म में उस पे से मटेरियल रिमूव होगा और हमारा जो मटेरियल है, वर्क पीस है, वो तैयार हो जाएगा। लेकिन जब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है। जो ये टूल का कटिंग एज है ये वर्क मटेरियल से जो मटेरियल रिमूव करता है वो चिप के फॉर्म में करता है और ये चिप जो है ये शेयरिंग के द्वारा रिमूव होती है। शेयरिंग के द्वारा कैसे रिमूव होगी इसको अभी समझेंगे। पहले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का डेफिनेशन देख लें। इट कंसिस्ट ऑफ ए ओनली वन मेन कटिंग एज दैट कैन परफॉर्म मटेरियल रिमूवल एक्शन एट ए गिवन टाइम इन ए सिंगल पास। एट ए गिवन टाइम पर एक ये समय पे जो टूल होगा उसका एक कटिंग एज कंटिन्यूअस वर्क मशीन के साथ वर्क के साथ, वर्क पीस के साथ कांटेक्ट में बना रहेगा और उसके ऊपर उसको एक्सेस पार्ट्स जो होगा रिमूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ द चिप एंड वी कैन गेट द डिजायरेबल शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह का टूल होता है उस तरह के यूज करते हैं। तो इनमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि टूल और वर्क पीस में एक डेफिनेट और डिफाइंड रिलेटिव मोशन होगा। जनरल जो हम अभी आगे पढ़ेंगे या आप जानते भी होंगे कि स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, तीन पैरामीटर्स होते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यहाँ पे बेटर समझने के लिए कि कैसे ये वर्क है, क्या इसके फीचर्स हैं, नॉमेनक्लेचर्स क्या क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, इसको मैं हम लेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ज़्यादा बढ़िया कोशिश करेंगे। इट इज विल, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे हमारा इसमें इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स ऑफ कटिंग, किस तरह से सिंगल पॉइंट टूल का कटिंग एज वर्क मटेरियल से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करता है। उसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि जब हम टूल को वर्क पीस के पास ले आते हैं, दिस इज आवर वर्क पीस, ठीक है, वर्क पीस के पास ले आते हैं तो पहला फिनोमेना क्या होगा कि जो टूल का नोज होगा, द नोज विल कम इन कांटेक्ट विद द वर्क मटेरियल। नोज जब कांटेक्ट वर्क मटेरियल के आएगा, बेटर समझने के लिए लेथ पे करते हैं जैसे नॉर्मल सिंपल टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है। लाने के बाद जब नोज को, टूल के नोज को वर्क मटेरियल पे, वर्क पीस पे प्रेस करेंगे तो सबसे पहले दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स। द कंप्रेसिव फोर्स विल कम इनटू द पिक्चर। कंप्रेसिव फोर्स से मटेरियल अंदर दबेगा। ओके,
दबने के बाद क्या होगा कि प्रेस होने के बाद एक shear जोन बनेगा, द नैरो बैंड ऑफ द shear जोन, जिसे हम प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन भी कहते हैं। अब इसमें दो फिनोमेना मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। व्हाई द चिप कम ओवर द टॉप ऑफ द टूल। पहला, चिप टूल के ऊपर से क्यों निकलेगा। दूसरा, चिप कर्ल क्यों होगा। टू थिंग्स विल देयर। व्हाई द चिप हैज कम ओवर द टॉप ऑफ द टूल। सेकंड, व्हाई द चिप इज स्टार्ट टू कर्लिंग। दो फिनोमेना में समझाने की कोशिश करूंगा। तो शियर जोन जो बनेगा या प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन बनेगा, ये प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन में जैसे मैं कहता हूं कि पहला बनेगा एक शियर प्लेन। सो सपोज दिस लाइन इज आवर शियर प्लेन। आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर। एक्स, दिस इज एक्स एंड दिस लाइन इज वाई। ओके, ये शियर प्लेन है। बट शेयर प्लेन के अबाउट प्रॉपर शेयरिंग नहीं होगी, जैसा हमने पढ़ रखा है पहले कि प्रॉपर शेयरिंग नहीं होगा कि उसी प्लेन के अबाउट कुछ है। नहीं नहीं, ये एक जोन है। जोन कहां से होगा। मटेरियल के बॉटम ए बी से शुरू होके डीसी तक जाएगा। फिर से समझिएगा, दिस इज द जोन, वेब जोन। जो वेज शोन है, WEDG, वेज शोन क्यों बोला, क्योंकि हेयर जहां टूल इसको टच करेगा वहां वो एरिया काफी विड्थ में होगा। शेयर जोन चौड़ाई में बनेगा, उसका चौड़ा होगा, और टूल नोज के या कटिंग एज से जैसे ही वर्क पीस जहां कांटेक्ट में नहीं आएगा वहां पे वो बैंड विड्थ एरिया छोटा हो जाएगा। वेज क्यों बोला इसको, क्योंकि टू इंक्लाइंड सरफेस, जैसे एक्स कुल्हाड़ी देखी आपने, फर्स्ट इज क्लोज, दोनों लाइनें क्लोज आती हैं, शार्प एज बनाती हैं, वहां एज बनाती है, और वो जैसे जैसे पीछे जाती हैं चौड़ी होती जाती हैं और उनका वजन बढ़ता जाता है प्रॉपर स्ट्रेंथ और इंपैक्ट देने के लिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी टूल भी हमारा इसी तरह से होता है और शेयर जोन भी हमारा इसी तरह से बनेगा। ठीक, तो प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन क्रिएट हो गया, एक्स एंड वाई शेयर प्लेन हो गया, जिसके बैंड विड्थ बन गई ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के अबाउट से प्योर शेयरिंग एक्शन विल बी कम, बट द शेयरिंग स्टार्ट where the tool just touch the work material, and that will be start from AB to DC, or AB and DC is not a parallel line, it is a wedge shaped line. सो इस कंडीशन में वो वहां पे रोल करना शुरू करेगा एट द टॉप ऑफ द सरफेस, नीचे मतलब ए बी से स्टार्ट होके डीसी के बीच में जाएगा। कहीं से भी हो सकता है बट इट विल बी स्टार्ट एवर द टॉप ऑफ द सरफेस। ये डिफाइंड नहीं है, एक्स वाई लाइन टूल जहां टच करेगा वहीं बनेगा। इफ यू वेरी द डेप्थ ऑफ कट, फीड एंड कटिंग स्पीड, द जोन विल बी वेरीड। वो जोन जो है एक्स वाई जोन वेरी करेगा, लेकिन अगर प्रॉपर आप लाइन दें, एक डेप्थ ऑफ कट कर दे के, प्रॉपर कटिंग स्पीड रख के और कंटिन्यूअस एक मूवमेंट में उसको फीड देना शुरू करते हैं, तो उस कंडीशन में आप पाएंगे कि इस जोन के अबाउट ही मटेरियल रिमूव होगा। दैट इज द वेज शेप। ठीक, दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो सबसे पहले कंप्रेसिव फोर्स होगा, फिर शियर जोन बनेगा, वहां हीट अप होगा, काफी टेम्परेचर राइज अप होगा, उस कंडीशन पे चिप जो है वो रिमूव होना शुरू करेगा एट द टॉप ऑफ द टूल सरफेस के ऊपर से, जिसे कहते हैं अंडर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जब निकलेगा चिप, टूल के टॉप फेस से रिमूव होता जाएगा। अब आप बात आती है कि ये कर्ल क्यों होता है। इसके दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है द थिकनेस ऑफ द वेज इज वेरी, जो ये बैंडविड्थ है डीसी, डी लाइन और सी लाइन, इसका वेरिएशन के कारण चिप कर्ल होना शुरू होता है, बिकॉज द थिकनेस इज नॉट सेम, तो द चिप विल बी स्टार्ट टू कर्ल इट। दूसरा कारण करते हैं, जब टूल का नोज या कटिंग एज, टूल का नोज
या कटिंग एज वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है, तो वहां पे जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है टूल के नोज से लेके कटिंग एज के बीच में जो वर्क पे फोर्स लग रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेरिएट कर रहा है। वेरिएशन ऑफ द फोर्स विच इज मैक्सिमम एट द नोज, एंड धीरे धीरे वो जैसे जैसे नोज से यानी कटिंग एजेस से जैसे जैसे दूर जा रहा है वो फोर्स कम होता जा रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स वो कारण है कि वो चिप को क्या करे, कर्ल कराए। द स्टार्ट ऑफ द, तो दो कॉन्सेप्ट है, एक जो जोन है वो प्रॉपर पैरेलल नहीं है, ए बी एंड डी सी जो ये जोन बन रहा है दिस इज द कंप्लीट जोन, इसके बीच में पूरा जोन है, इसी के बीच में वो लाइन होगी। एक्स वाई इज द शेयर प्लेन, इट इज द वेज शेप। एंड दूसरा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स विच आर एक्टिंग ओवर द वर्क पीस इन द पॉइंट कांटेक्ट टू लाइन कांटेक्ट। तो इस तरह से ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से चिप होगा। तो मैंने यहां दो बातें बताई, वाई द, दूसरी बात क्या है कि सॉरी, पहली बात ये बताई कि चिप जो है वो टूल के ऊपर से रब होता हुआ निकलेगा, और दूसरा वो कर्ल क्यों होना शुरू होगा। इसमें इसको समझने के लिए दो फिगर है, दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, जब हम इसका बड़ा क्लोज लूप देखते हैं, क्लोज कट देखते हैं कि बेसिकली यहां पे क्या फिनोमिना हो रहा है, तो जब टूल जो है वर्क पीस पे पास होगा तो दो चीजें देखेंगे हम। एक, जो फीड है टूल का वो वर्क पीस के एक्सिस के पैरेलल है, नॉर्मल समझने के लिए हम कर रहे हैं, दिस इज प्लेन टर्निंग ऑपरेशन है। So feed is parallel to the lathe spindle axis or work axis, and it make a 90 degree with that. This is called a orthogonal cutting, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरे केस में हम क्या करते हैं, जो फीड है इट मेक सम एंगल, जो फीड से जो टूल का ये कटिंग एज है इट मेक सम एंगल। यानी अगर हम ये बोले कि वर्क पीस के एक्सिस से, वर्क पीस के एक्सिस से जो टूल का कटिंग एज है इट मेक एंगल हियर, कंप्लीट दिस एंगल इज मेकिंग लेस देन 90 डिग्री। अब ये अगर 90 डिग्री से कम है सो दिस इज कॉल्ड ए ऑब्लिक कटिंग। तो ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग, इसको यहाँ पे पॉइंट्स वाइज कुछ समझाया है, उसको बताते हैं, फिर इसको बताएंगे ड्यूरिंग कटिंग में ये क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, फिर क्या डिफरेंस है इसमें बताते हैं। तो ऑर्थोगोनल कटिंग, कटिंग टूल ट्रेवल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज। कटिंग एज ये है इसका, दिस इज द कटिंग एज, एंड फीड इन दिस डायरेक्शन, in this direction, so that is the perpendicular to this, that why is called a orthogonal cutting। लेकिन oblique cutting it makes some angle, ये इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा, then it will move in this direction feed, तो इसके साथ ये एंगल बनाए, that is the less than 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट है कटिंग एज क्लियर आइदर एंड ऑफ द वर्क पीस, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि ऑर्थोगोनल कटिंग जब हम कटिंग करेंगे तो उस कंडीशन में जब हम टूल को वर्क पीस के अलोंग लेते जाएंगे इस डायरेक्शन में, जैसे वर्क पीस चलता चला जा रहा है, तो कंप्लीट इसका कटिंग एज इस फिनिश सरफेस से हटेगा, मतलब पूरा पूरा रिमूव होगा, यानी कटिंग एज पूरा पूरा वर्क मटेरियल से पास ऑन होके कंप्लीट करेगा, तब हम करेंगे दैट इज द कंप्लीट कटिंग एज इज हैज रिलीव द सरफेस ऑफ द वर्क पीस, वर्क पीस से वो पूरा पूरा सरफेस से वो टूल हट जाएगा। दूसरा जब हम बात करते हैं इसमें, सो इस कंडीशन में जब वर्क पीस आगे चलेगा, सॉरी, जब टूल को फीड देते जाएंगे और फीड आगे चलता चला जाएगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है
क्योंकि इधर क्या है, पॉइंट कांटेक्ट से लाइन कांटेक्ट की ओर आ रहा है। तो उस कंडीशन में हो सकता है पॉइंट्स पे ही हमारा फिनिशिंग कंप्लीट हो जाए, हम टूल को बैक कर लें, या हो सकता है पूरा उसके कटिंग एज पे जाए, जो इसका साइड कटिंग एज एंगल है उसको पूरा कंप्लीट, या साइड एज को पूरा कंप्लीट करे, तो वो हो सकता है। तो इट मे बी और मे नॉट बी। इस कंडीशन में पूरा पूरा कटिंग एज वर्क पीस से पास होके कंप्लीट होके जाएगा, तभी उसको बोलेंगे कंप्लीट हुआ। इस कंडीशन में मे और मे नॉट बी, क्यों? क्योंकि ये पूरा कट पास भी हो सकता है, या आधे पास पे ही मशीनिंग हमारी कंप्लीट हो सकती है, तो हम टूल को बैक कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, चिप फ्लो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यही दोनों को मेजर डिफरेंस देती है। इसमें क्या है, पहला, चिप फ्लो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज। यहां पे जो मान ली चिप निकल रहा है, दिस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं, इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर मान ली कोई चिप निकल रहा है, that chip will be perpendicular over the tool face। ये पूरे फेस पर से, जहां रेड पॉइंट में कर्सर दिखा रहा हूं, इधर देखिए, पूरे फेस से ये रिमूव होता निकलेगा, यानी होल चिप विल बी रोल ओवर द टॉप ऑफ द टूल फेस, कंप्लीट टॉप ऑफ द टूल फेस से ऊपर जाएगा। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज, कटिंग एज के परपेंडिकुलर, कटिंग एज क्या है, ये उसी के परपेंडिकुलर जाएगा। चिप फ्लो मेकिंग एन एंगल विद द नॉर्मल टू द कटिंग एज। जो कटिंग एज है इसका, दिस इज द कटिंग एज है, ये कटिंग एज है, इसके नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ द कटिंग एज, नॉर्मल ऑफ द कटिंग एज का मतलब वो जो कटिंग होगी वो सम स्लाइड फ्रंट से नहीं जाके साइड से मेटल फ्लो करेगा, एंड द फ्लो ऑफ द चिप एट द टॉप ऑफ द टूल, टूल के सरफेस से, लेकिन वो स्लाइड होते हुए एकदम फ्रंट पे नहीं आएगा, पूरा पूरा चिप जो है टूल के कटिंग एज पे फ्रंट पे नहीं आएगा, बस साइड ऑफ द टूल से रोल होता हुआ निकलेगा। टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कटिंग फोर्सेस एक्ट ऑन द वर्क पीस, एंड थ्री म्यूचुअल फोर्सेस परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑन वर्क। टू डी एंड थ्री डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम ऑब्लिक कटिंग का डिस्कस करते हैं, ये 3D क्यों है और ये 2D क्यों है, इसको समझते हैं। सो जैसे सिंपल टर्निंग हमने ले लिया, सिंपल टर्निंग हमारा टूल है, इसमें जब हम टूल को टच कराएंगे, तो जब टूल को टच कराएंगे तो उस कंडीशन में दो तीन कंपोनेंट्स देखिए, एफ एफ या टी, एफ टी से बोल लें, दिस इज द एफ टी। ये क्या है, फीड फोर्स, दिस इज द फीड फोर्स, यानी ये वर्क एक्सिस के पैरेलल, सॉरी, जो कटिंग एज का पॉइंट है जहां पे लगा है वो पैरेलल होगा वर्क एक्सिस के स्पिंडल के, जहां से मेटल रिमूव हो रहा है वो उसके पैरेलल होगा। इट विल गिव द थ्रस्ट, साइड थ्रस्ट, क्योंकि जितना फोर्स वर्क मटेरियल टूल पे लगाएगा, टूल जितना फोर्स वर्क मटेरियल पे लगाएगा, वर्क मटेरियल पे उतना फोर्स टूल पे लगाएगा, तो दिस विल गिव द साइड थ्रस्ट। दूसरा क्या होता है, जब टूल को प्रेस करेंगे, द वन मोर फोर्स विल बी कम इनटू द पिक्चर, दिस इज द एफ पी, दिस इज द एफ पी, एंड दिस इज एफ टी। ठीक, सो एफ पी इज द रेडियल फोर्स, एंड मोर इंपॉर्टेंट दिस, इन दोनों के साथ 3D इसको क्यों कहा गया ऑब्लिक कटिंग के, बिकॉज द वर्क पीस इज मूव ओवर द एट द टॉप ऑफ द टूल, जो वर्क रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करके जो वर्क पीस टूल के ऊपर आएगा वो उसके टॉप ऑफ द नोज पे आएगा, टॉप एज पे आएगा, सो कटिंग फोर्स will be go downward, this is the cutting force, fc is the cutting force, this is your fc, fc is the cutting force। इन तीनों फोर्सेस को Ft, Fp और Fc, यानी रेडियल थ्रस्ट या फीड फोर्स भी इसको बोलते हैं, सॉरी, फीड फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, और ये हमारा रेडियल फोर्स, और दिस इज आवर कटिंग फोर्स। इन तीनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
यानी अगर एक वॉल के कोने में चले जाएं और वहां से 3 साइड्स निकलती हैं तो एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, इन तीनों को अगर बना के कंप्लीट करें तो एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, दैट इज द एफ जेड, एंड दिस इज मे बी द रिजल्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग बाय द टूल, बाय द वर्क ओवर द टूल। टूल के एज से वो एक फोर्स निकालेगा, रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज द एफ जेड इन्होंने बोला है, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स आर। आर इज द रिजल्टेंट फोर्स, सॉरी, R is the Fz is the resultant force which is act by the workpiece over the tool। यहां पे ये पूरा पूरा फोर्स लगाएगा, इसलिए बोलते हैं इसे 3D। दिस इज कॉल्ड ए 3D फोर्स, 3 डायमेंशनल फोर्स। यहां पे हम लोग एक इसी को डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। दूसरा हमारा आता है, सेकंड इज आवर 2 डायमेंशनल। why it is called it orthogonal is 2 dimensional, 2D। सो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट टूल का नोज जो एज है वो डायरेक्ट वर्क के कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कटिंग एज के। तो उस कंडीशन में जो वर्क पीस रिवॉल्व होगा और इसके ऊपर आएगा तो 2 components will be come into the picture, FT and FC। FC is the cutting, FP is not there, FP is not there, only FT and FC। सो FT एंड FC के कारण जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा, दैट रिजल्टेंट फोर्स विल बी प्ले इनटू द पिक्चर ऑफ दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो ये अपर सरफेस की बात है, ठीक है ना। तो अगेन दीज आर ऑल द 90 डिग्री, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। FT, FC एंड R इज द रिजल्टेंट फोर्स, FP नहीं है। सो इस तरह से टूल के टॉप एज पे ही ये फोर्स कंपोनेंट्स आते हैं, 2 कंपोनेंट्स आते हैं। इसको ज्यादा समझने के लिए हम फिर जाते हैं मर्चेंट सर्कल्स पे, जिसको अभी इस टॉपिक में डिस्कस नहीं कर रहे, मर्चेंट सर्कल्स। तो मर्चेंट सर्कल को डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये 2D 3D हो गया। इसी फोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो ये फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, इन फोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही इसको हम यहां पे समझना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स। पहला है हमारा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स पहले क्या है, इसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स है। ऑब्लिक कटिंग में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स है वो प्रॉपर है, यानी पूरे टूल के पार्ट्स पे आएगा। द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम पॉइंट टू लाइन कॉन्टैक्ट एंड होल फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द टूल्स, फ्रंट टूल कॉन्फ़िगरेशन जितने हैं वहां से टूल से होगा। but the distribution of the force for orthogonal cutting, that is the 2 dimensional। so force will become at the top surface of the workpiece, sorry tool के top surface पे ही वो force को लगाएगा। so it will give the better strength over, and equal force distribution is uniform for the oblique cutting, but the here force is normal, not properly distributed। so strength जो है टूल की वो इसमें ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू अगर 2D ऑर्थोगोनल है। दूसरा हीट डेसिपेशन रेट।
क्या होता है जब हम टूल को इसमें लगाते हैं, तो होल ब्रॉड नोज टूल, ऑर्थोगोनल में मैं बात कर रहा हूं, ऑर्थोगोनल में जो टूल होगा उसका ब्रॉड नोज जो है एकदम से वर्क के कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही वर्क के कांटेक्ट में आएगा, द एक्सेसिव हीट एंड द फोर्स इज सडन जनरेटेड। उससे क्या होगा, हीट डेसिपेशन रेट एक्युमुलेट होगा और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। हीट एक्युमुलेट होगा और डेसिपेट होने में टाइम लगेगा। इन ऑब्लिक कटिंग में क्या है, ऑब्लिक कटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट कांटेक्ट से लाइन कांटेक्ट पे जाते हैं, यानी जो पॉइंट एज है, टूल का जो पॉइंट एज है वो धीरे धीरे पॉइंट से लाइन कांटेक्ट की ओर बढ़ेगा। जब पॉइंट से लाइन कांटेक्ट की ओर बढ़ेगा तो हीट जो है पहले पॉइंटेड रहेगी और धीरे 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 एजेस पे आएगी, और उसके बाद वो तब तक टूल से आसानी से वो हीट डेसिपेट होता रहेगा, वहां से हीट रिमूव होता रहेगा। तो हीट डेसिपेशन are good in oblique cutting, and poor dissipation or the accumulation of the heat more at the edge of the tool is greater than orthogonal। orthogonal में बहुत ज्यादा वो हीट एक्युमुलेट होगा। चिप फ्लो, चिप फ्लो में बता दिया मैंने आपको कि इसमें चिप वाइडर और थिक होता है। ऑर्थोगोनल में इसमें हमारा पहले थिक और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेप्थ ऑफ कटते जाते हैं तो वाइडर और थिक होता जाता है। इसमें वाइडर और थिक दोनों रहता है, जिससे चिप का फ्लो प्रॉपर नहीं रहता है। चिप का फ्रिक्शन इसमें ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू द टूल एंड द वर्क। जब ये चिप निकलेगा और टूल के टॉप फेस से रब करता हुआ निकलेगा, जब ये ट्यूब के टॉप फेस से रब करता हुआ निकलेगा तो एक्सेसिव हीट जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने बताया कि चिप की जो थिकनेस है पहले पतली, और जैसे जैसे डेप्थ ऑफ कट बढ़ाते जाते हैं वो चौड़ी और मोटी होती जाएगी, तो उसका फ्लो यूनिफॉर्मिटी वन डायरेक्शन में होता रहेगा। यानी इस कंडीशन में चिप के वर्क पीस और टूल के बीच में आने की संभावना ऑब्लिक में कम होती है, पर ऑर्थोगोनल में सबसे ज्यादा होती है। स्टॉक रिमूवल रेट ट्रू है, इसमें काफी हाई होता है। ऑब्लिक कटिंग में स्टॉक रिमूवल रेट इज लेस, बिकॉज इसमें टूल के ब्रेक होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। ज्यादा हैवी डेप्थ ऑफ कट नहीं दे सकते हैं। कितनी मात्रा में हम इसमें से मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि स्लोली स्लोली फोर्सेस हमारे बढ़ते जाते हैं। हीट डेसिपेशन रेट अच्छा रहता है। चिप जो रिमूव होता है मटेरियल से, उनका एक फ्लो डायरेक्शन बना रहता है, जिससे उसी डायरेक्शन पे वो रिमूव होते रहते हैं। इसलिए ऑब्लिक कटिंग आर फार बेटर देन आवर ऑर्थोगोनल कटिंग। टूल लाइफ बट नेचुरल है, इसमें सडन ब्रॉड नोज टूल कांटेक्ट में आता है, इसमें टूल लाइफ इसकी ज्यादा होती कम होती है ऑर्थोगोनल की, और ऑब्लिक की टूल लाइफ ज्यादा होती है, क्योंकि हीट डेसिपेशन, फ्रिक्शन बिटवीन द चिप एंड द टूल, कटिंग फोर्सेस आर यूनिफॉर्म, ये सब इसके कारण है जिसके कारण इसकी टूल लाइफ ज्यादा होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम टूल नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, और इसके लिए बस इतना ही बताएंगे। थैंक यू।